एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के बारे में कैसे इसकी स्थापना हुई वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो चेक कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आएगी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर चुके हैं, उनके बाद उनका बेटा बिंदुसार। और अब जो है वो मौर्य वंश के एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जिनका नाम है राजा अशोक। राजा अशोक और इनके जो अभिलेख हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ राजा अशोक के बारे में पढ़ेंगे और अभिलेखों से रिलेटेड जो वीडियो रहेगी वो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। राजा अशोक के अगर कार्यकाल की बात करें तो 273 ईसा पूर्व यानी कि 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक इनका शासनकाल रहा है। ये भी ईसा पूर्व में रहे हैं। और अगर इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो वो 269 बीसी में हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुतों को कंफ्यूजन रहता है कि जब उनका कार्यकाल 273 बीसी से रहा तो उनका राज्याभिषेक क्यों 269 ईस्वी में हुआ। तो बहुत से ग्रंथों में ऐसा बोला जाता है कि जब 273 बीसी में बिंदुसार की, जो कि राजा अशोक के पिता रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो भी वहाँ के मंत्री होते हैं या जो भी अधिकारीगण, मुख्य अधिकारीगण होते हैं, उनके द्वारा राजा अशोक को ही फाइनलाइज किया जाता है कि इनको अगला मौर्य वंश का राजा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन कुछ ग्रंथों में बोला जाता है कि इनके कुछ भाई भी थे, तो कुछ टाइम पीरियड तक 273 में इनको घोषणा तो कर दी गई राजा बनाने की, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक ये राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी युद्ध था वो इनके बीच में चला था, इनके भाइयों के बीच में चला था। जैसे कि बहुत से बौद्ध ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा कि बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार करके जो है वो मौर्य वंश की राजगद्दी प्राप्त की थी। तो इसी तरह से ये 273 से लेकर के 269 के बीच का जो टाइम पीरियड है, तब तक ये उत्तराधिकारी युद्ध में बिजी रहते हैं। आगे चल करके जब 269 बीसी में ये उत्तराधिकारी युद्ध जीत जाते हैं तो फिर इनका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में, ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं राजा अशोक के नामों के बारे में। तो इनके नाम भी हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि एक देव नाम प्रिय भी इनका नाम है। देव नाम प्रिय मतलब देवों को जो प्रिय है, तो ये देव नाम प्रिय भी राजा अशोक के लिए नाम यूज होता है। इसके बाद एक भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू इंस्क्रिप्शन है, जहां से प्रियदर्शी नाम भी इनका मिलता है। तो राजा अशोक को जो है वो प्रियदर्शी नाम से भी कुछ जगह पे लिखा गया है। उसके बाद मस्की अभिलेख है, जहां से हमें इनका नाम बुद्ध शाक्य मिलता है। इंपॉर्टेंट, मस्की अभिलेख से हमें इनका नाम जो है वो बुद्ध शाक्य मिलता है। और इसके अलावा जो अशोक नाम है इनका, वो हमें मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम जो इनके इंस्क्रिप्शन है, वहां से हमें इनका नाम राजा अशोक मिलता है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से इनका कौन कौन नाम मिला है। देवनाम प्रिय इन्हीं को बोला जाता है, प्रियदर्शी राजा अशोक को बोला जाता है, बुद्ध शाक्य राजा अशोक को बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा यूज हुआ नाम उनका जो है वो अशोक है, जो कि मस्की, गुजरा, नेतूर और उडेगोलम जैसे अभिलेखों से हमें मिला है। नेक्स्ट चलते हैं अशोक के पिता और माता। तो अशोक के जो पिता हैं वो तो बहुत क्लियर हैं कि बिंदुसार हैं। बिंदुसार के बहुत से बेटे थे जिनमें से अशोक भी एक थे, और अशोक आगे चल करके राजा बनते हैं। लेकिन इनकी माता के नाम जो हैं वो हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिले हैं। जैसे कि अगर बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश की बात की जाए, अब यहाँ से दो चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। एक तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि महाबोधि वंश नामक ग्रंथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे बौद्ध ग्रंथ में, क्योंकि राजा अशोक के टाइम पीरियड में हमने ये पढ़ा था। तो दो चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ से, एक तो अशोक की माता का नाम, और सेकंड कौन सा ग्रंथ जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है वो भी आपको क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले तो बौद्ध ग्रंथ हुआ है आपका महाबोधि वंश, इसमें हमें उनकी माता का नाम धम्मा मिलता है। नेक्स्ट आता है बौद्ध ग्रंथ ही है दिव्यावदान, यहाँ से हमें उनकी माता का नाम पसादिका मिलता है। फिर उसके बाद अशोक अवदान माला एक ग्रंथ है। अशोक अवदान माला एक पुस्तक है जहां से शुभद्रांगी जो है वो हमें इनकी माता का नाम मिलता है, और ज्यादातर हिस्टोरियन शुभद्रांगी को ही जो है वो अशोक की माता मानते हैं।
तो ये सारी चीजें भी क्लियर होगी। अब अशोक अवदान माला, अशोक अवदान माला क्या है? अशोक अवदान माला एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से हमें केवल राजा अशोक के बारे में ही पता चलता है, और अशोक अशोक का किस तरह से जन्म हुआ और उनका शासन तंत्र क्या था, इस पूरी चीज का वर्णन जो है वो हमें अशोक अवदान माला में मिलता है। जहां से फिर ये क्लैरिटी होती है कि उनकी माता का नाम क्या था, शुभद्रांगी था। तो जब अशोक के बारे में हमें एक ऐसी पुस्तक मिलती है जहां जो पूरी की पूरी अशोक के ऊपर ही लिखी गई थी, तो उसको हम ज़्यादा जो है वो सही मानते हैं कि इसमें जो नाम लिखा गया है वो ही उनकी माता थी, शुभद्रांगी। तो बिंदुसार उनके पिता हुए और ज़्यादातर किताबों में लिखी गई शुभद्रांगी जो है वो उनकी माता हुई। आगे आती हैं अशोक की पत्नियां। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लिखा गया है, और अशोक की बहुत सी पत्नियां थी, जैसे कि उस टाइम पे होता था एक राजा की बहुत सी रानियां होती थी। तो अशोक का एक प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन है, जहां से उनकी माता का नाम हमें, सॉरी, उनकी पत्नी का नाम हमें कारूबाकी मिला है। तो अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से हमें उनकी पत्नी का नाम कारूबाकी मिला है, जबकि बौद्ध ग्रंथों से हमें उनकी पत्नियों का नाम बहुत से मिले, जैसे कि असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती और त्रिश्य रक्षिता आदि नाम जो है वो उनकी पत्नियों के मिले हैं। तो अशोक की एक से ज़्यादा पत्नियां थी, जो कि अलग अलग ग्रंथों में उनको अलग अलग नाम से बताया गया है। अशोक की पुत्रियां, जो कि बौद्ध ग्रंथों से ही हमें पता चलता है कि उनकी दो बेटियां थी, एक संघमित्रा और एक चारुमती। ये भी हमें जो बौद्ध ग्रंथ है वहीं से ही पता चलता है कि अशोक की दो लड़कियां थी, एक का नाम था संघमित्रा और दूसरी का नाम था चारुमती। तो इस तरह से हमने जो है वो अशोक के बारे में देखा कि अशोक के पिता का नाम, अशोक का नाम और अशोक की माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम जो है वो कहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। अब नेक्स्ट आता है अशोक के बेटों का नाम। अशोक के जो बेटे हैं, सबसे पहले आते हैं कि बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है, कुणाल व महेंद्र का पता चलता है कि कुणाल और महेंद्र भी क्या थे, इनके बेटे थे। नेक्स्ट आता है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख से हमें पता चलता है, ये जो प्रयाग, पीछे हमने देखा कि प्रयाग स्तंभ लेख से ही उनकी एक पत्नी का नाम भी पता चला था, जिनका नाम था कारूबाकी। वहीं से ही हमें पता चलता है कि उनका एक और बेटा था जिसका नाम था तीवर। बौद्ध ग्रंथ हमें दो नामों की जानकारी देते हैं कि कुणाल और महेंद्र उनके दो बेटे थे। आगे चल करके प्रयाग स्तंभ आता है, प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन आता है, जहां से उनके बेटे का नाम तीवर बताया गया है। और उसके बाद राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी एक पुस्तक है जहां से उनके बेटे का नाम जालौक बताया गया है। तो ये चार बेटे भी आपने याद रखने हैं। अशोक के जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बेटे बताए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ में कुणाल और महेंद्र, प्रयाग स्तंभ लेख में तीवर और राजतरंगिणी में जालौक को जो है वो इनका बेटा बताया गया है। तो ये तो थी उनके लाइफ के बारे में कि भाई कब वो उनका राज्याभिषेक हुआ, उनकी माता पिता, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनके बेटे, ये सारे हमने देखे अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग हमें इसके बारे में जो है वो पता चलता है। अब नेक्स्ट आता है, अशोक जो है वो राजा भी बन चुके हैं और उनका राज्याभिषेक भी हो चुका है। जैसे कि हमने देखा कि अशोक का जो है वो राज्याभिषेक हो गया है 269 BC में। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इनके राज्याभिषेक से ही हम इनके टाइम पीरियड को जो है वो मानते हैं कि तब से इन्होंने एक्चुअल में जो है वो शासन करना एज अ किंग स्टार्ट किया। तो उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को अशोक का जीवन परिवर्तन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई घटना, कोई इंसिडेंट है इनकी लाइफ का, तो यही है जिसे हम कलिंग युद्ध से जानते हैं। कलिंग का युद्ध, कुछ ग्रंथों में ऐसा बोला जाता है कि एक तो इन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा था, वो भी कुछ ग्रंथों में बोला जाता है। कुछ में बोला जाता है कि इन्होंने कोई उत्तराधिकारी युद्ध नहीं लड़ा था। जिन ग्रंथों में बोला जाता है कि उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा था, उसमें बोला गया कि अशोक ने अपने टाइम पीरियड में एक ही सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, जो कि है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद, जब कलिंग के युद्ध में उसने इतना ज़्यादा खून खराबा देखा, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है वो धन की हानि हो रही है, व्यक्तियों की हानि हो रही है, तो ये सब चीज़ें देख करके
उसके उसकी लाइफ चेंज होगी। उसने जो है वो बिल्कुल युद्ध की नीति को त्यागने का जो है वो वहाँ से एक तरह का रूल बनाया कि हम क्या करेंगे, युद्ध की नीति को त्याग देंगे, कलिंग के युद्ध को। तो कलिंग युद्ध का जो इंसिडेंट है वो इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये जीवन परिवर्तन युद्ध कहलाया अशोक के जीवन में। तो कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि कलिंग युद्ध क्या था। कलिंग युद्ध जो है, इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद या अर्थात 9वें वर्ष में 269 ईसा पूर्व में शुरू किया था या फिर ये लड़ा था। तो सबसे पहली बात तो कहीं पे भी हमें डायरेक्ट डेट नहीं मिलती है कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। हमें सिर्फ इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों से हमें ये जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में ये लिखा गया है कि राजा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद यानी कि 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो वहां पे लिखा भी है राज्याभिषेक, राजा घोषित होने वाली डेट नहीं। वो तो हमने पढ़ी कि वो तो 273 में इनको राजा बनाने की बात कर दी गई थी, लेकिन प्रॉपर लिखा गया है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अर्थात 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि बनता है 269 में से अगर आप माइनस करेंगे तो 261 में आ जाएगा आपका कलिंग का युद्ध। उसके बाद आता है अशोक ने शिलालेख, अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं उनमें 13वें लेख में कलिंग युद्ध का हमें पता चलता है। मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो हम आने वाली वीडियो में, यानी कि इसकी अगली वाली वीडियो जो होगी वो उसमें पढ़ेंगे। तो अगली वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अशोक ने खुद लिखवाया था अपने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। जो 13वां लेख था उसमें उन्होंने लिखवाया था कि मैंने कलिंग का युद्ध किया है, जो कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें अर्थात जब 9वें वर्ष में था मैं, तब मैंने वो किया था। तो इस तरह से अशोक जो है वो कलिंग का युद्ध जो है वो करते हैं 261 में। अब अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने देखा था कि नंद वंश के जो राजा होते हैं वो कलिंग को पहले जीत चुके हैं, लेकिन जब नंद वंश का अंत होता है, जो कि कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश का अंत करते हैं तो जो कलिंग का हिस्सा था, कलिंग मान लो आज का उड़ीसा जो है वो कलिंग है। तो जो ये कलिंग था, नंद वंश के अंत के चलते ये कलिंग दोबारा से स्वतंत्र हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसकी स्थापना की तो कलिंग क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो राजा अशोक को था कि पहले तो ये मगध का ही हिस्सा था, फिर ये स्वतंत्र हो गया, तो उसने दोबारा से कलिंग वाले हिस्से को जीता, जो कि नंद वंश के अंत के पश्चात स्वतंत्र हो गया था। उसे राजा अशोक ने पुनः जो है वो जीता। लेकिन कलिंग विजय के बाद राजा ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि अशोक ने किस युद्ध के पश्चात दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई थी। तो वो था राजा अशोक का कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट आता है राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी इन्होंने बसाया था। तो कल्हन की जो राजतरंगिणी है वहाँ से भी हमें अशोक के बारे में बहुत चीज़ें पता चलती है, जैसे कि उनके बेटे जालौक का हमें पता चला और भी बहुत सी जानकारी मिलती है। उन्होंने ही बताया था कि अशोक ने एक तो कश्मीर में श्रीनगर बसाया था और नेपाल में देवपत्तन नगर इन्होंने बसाया था। तो आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पे मौर्य वंश जो था वो कश्मीर और नेपाल तक भी फैला हुआ था। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट भी यही रहेगा। अब हम देखेंगे कि अशोक के टाइम पीरियड में मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले बात करें उत्तर की, तो ये उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। अगर बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में ये कर्नाटक तक फैला हुआ था। अगर बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में ये सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। और अगर बात करें पूर्व की, तो पूर्व में ये
बंगाल तक फैला हुआ था। अगर करें इनके बीच के डायरेक्शन की बात, अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे मतलब पश्चिम वाले हिस्से की बात करें, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से की, तब ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अगर उत्तर पूरब की बात करें तो ये नेपाल तक फैला हुआ था। और अगर यहाँ पे दक्षिण पूरब की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश यानी कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले हिस्से तक फैला हुआ था। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं, और इन चारों डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के आधार पर भी हमने देखा कि अशोक का जो साम्राज्य था, जो कि मौर्य साम्राज्य था, वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, यह आपने याद रखनी है। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में सौराष्ट्र। इसके बाद उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व की बात करेंगे नेपाल, और पूर्व दक्षिण की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा तक फैला हुआ था। नेक्स्ट आता है अशोक का धर्म परिवर्तन। अब जैसे मैंने कहा, हमने पीछे भी एक पॉइंट पढ़ा कि एक ऐसा युद्ध जिसने अशोक के जीवन में परिवर्तन ला दिया, और वो परिवर्तन भी ऐसा था कि वो टोटली चेंज हो गया, उसका पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया। जो वो सोचता था, जो वो विचार करता था, जो वो नीतियाँ अपनाता था, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। इवन तक उसका प्रशासन, उसका साम्राज्य में राज्य करने का तरीका, ठीक है, शासन करने का तरीका, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। तो वो ऐसा कौन सा धर्म परिवर्तन था? तो सबसे पहले तो अगर बात करें, जब राजा अशोक जब राजा बने या फिर इससे पहले, तो वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। वो स्टार्टिंग से ही बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, वो स्टार्टिंग में ब्राह्मण धर्म को मानते थे। कल्हण की राजतरंगिणी में बोला गया है कि वो शैव धर्म के उपासक थे। शैव और वैष्णव धर्म जो थे आपके, वो शैव धर्म के उपासक थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो वो हुआ कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध से पहले बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा बोला जाता है कि कलिंग युद्ध से पहले 261 बीसी से पहले वो बौद्ध धर्म के विचारों से, बौद्ध धर्म के नियमों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वो देखते थे कि एक धर्म में कितनी सरलता, कितनी निष्ठा भावना, कितनी जो है वो एक तरह से सरल जीवन व्यतीत करने की बात की जाती है। वो प्रभावित तो थे, लेकिन जब कलिंग युद्ध में उन्होंने इतना ज़्यादा खून खराबा, जान माल की हानि देखी, तो उन्होंने फिर कलिंग युद्ध के बाद जो है वो प्रॉपर रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म के एक भिक्षु होते हैं उपगुप्त। उपगुप्त नामक व्यक्ति से ही उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी प्राप्त की थी, तो ये भी आपने याद रखना है। और आगे चल करके उन्होंने धम्म की स्थापना भी की थी। तो यहीं से ही एक और आपका सब टॉपिक निकल के आता है कि धम्म क्या है। तो चलिए अब धम्म के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने धर्म परिवर्तन पढ़ लिया कि किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन हुआ। अब हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म के बारे में। अब ये धम्म क्या था? तो इसके लिए भी दो चीज़ें चलती हैं। कुछ बोलते थे कि धम्म एक अलग धर्म था, जिस तरह से हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस तरह से अलग धर्म था जो अशोक ने बनाया था। कुछ का मानना है कि ये बौद्ध धर्म का ही पार्ट था। धम्म धम्म एक प्रकार की बोला नीति थी जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत चलाई गई थी। मोस्टली हिस्टोरियंस या फिर दूसरे लोगों का मानना है कि ये जो धम्म था, ये एक नीति और सर्वसाधारण धर्म था। ये एक पॉलिसी थी, और सब धर्मों से कुछ ना कुछ अच्छी बातें लेकर के इस धम्म में जोड़ी गई थी कि अगर आप एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का पाप ना हो, खून खराबा ना हो, किसी भी तरह का अपमान ना हो, असमानता ना हो, सरल जीवन अगर आपने व्यतीत करना है, तो आप धम्म की नीति का प्रयोग करते हुए इस तरह से रह सकते हैं। तो धम्म क्या था? धम्म एक नीति थी या सर्वसाधारण धर्म था, जिसमें सब धर्मों की अच्छी बातों को समावेशित किया गया था, यानी कि उनको जोड़ा गया था। इसे सीधे किसी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। इसको आप बौद्ध धर्म से भी नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है, ना ही इसको आप हिंदू से जोड़ सकते हो, ना ही जैन धर्म से जोड़ सकते हो। धम्म एक तरह की पॉलिसी थी जो कि राजा अशोक ने बनाई थी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है तो वो धम्म की नीति का यूज कर सकता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना था कि धम्म जो है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही शुरू की गई नीति थी। तो ये दो विचार चलते हैं धम्म के लिए। लेकिन धम्म के बार पूछा जाता है कि अशोक का धम्म क्या था? तो धम्म क्या था? धम्म एक सर्वसाधारण
धर्म था, जो कि सब धर्मों की साधारण बातों को मिला करके, जो अच्छी बातें थी उनको जोड़ करके एक नीति बनाई गई, एक पॉलिसी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया धम्म। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? राजा अशोक ने। नेक्स्ट आता है बौद्ध ग्रंथ महावंश। दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ महावंश, महावंश कौन से धर्म का ग्रंथ था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध ग्रंथ महावंश से पता चलता है कि अशोक ने कई देशों में अपने धर्म प्रचारक भी भेजे थे। एक्चुअल में उन्होंने धम्म का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारक भेजे थे। जो हमने पीछे पढ़ा ना कि ये जो धम्म है इनकी नीति, इसका प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या भेजे थे? ये सारे के सारे धम्म प्रचारक भेजे थे, धर्म प्रचारक भेजे थे, जो कि हैं आपके, सबसे पहले बात करें तो वो है महेंद्र और संघमित्रा, इनके बेटा और बेटी। उनको अशोक ने भेजा था श्रीलंका। मझंतिक आते हैं, इनको भेजा था कश्मीर और गांधार। इसके बाद आते हैं महारक्षित, इनको भेजा था यूनान देश। उसके बाद आते हैं महाधर्म रक्षित, इनको भेजा था महाराष्ट्र। महादेव आते हैं, महिषमंडल में इनको भेजा था। उसके बाद रक्षित आते हैं, इनको बनवासी जगह पर भेजा था। धर्म रक्षित आते हैं, इनको अपरांतक में भेजा था। मंझिम आते हैं, इनको हिमालयन देश में भेजा था। और सोना और उत्तरा नामक दो औरतें आती हैं, इनको सुवर्ण भूमि में इन्होंने भेजा था। तो ये तो लिखने वाले ही हैं और याद करने वाली ही हैं, ये आपने याद रखने हैं। यहाँ से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मझंतिक काफ़ी बार पूछा जाते हैं। महारक्षित पूछे जाते हैं। उसके बाद महाधर्म रक्षित पूछे जाते हैं और मंझिम पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि ये सारे धर्म प्रचारक थे जिनको अशोक ने अपने धम्म की नीति या धम्म जो इन्होंने स्थापित किया था उसके प्रचार के लिए इनको अलग अलग देशों में भेजा था अशोक ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से राजा अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में धम्म की नीति को अपना लिया था, अर्थात इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म की नीति अपना ली थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो यही बोला जाता है कि राजा अशोक ने बिल्कुल कलिंग के युद्ध के बाद बिल्कुल युद्ध करना और इस तरह के और कार्य करना जो है वो बिल्कुल छोड़ दिए थे। लेकिन और इतिहासकार ये लिखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। राजा ने इनिशिएटिव नहीं लिया किसी और वंश पर आक्रमण करने का, लेकिन जो दूसरे साम्राज्य या फिर कई बार लड़ाकू जातियां या फिर कबीले जो उसके साम्राज्य के लिए खतरा होते थे, वो उन लोगों के साथ युद्ध करता था। तो ऐसा भी हमें अदर हिस्टोरियन की बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। राजा अशोक के बाद राजा अशोक का बेटा कुणाल जो है वो शासक बनता है, लेकिन उसे अंधा करवा दिया जाता है। इनका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद इनका पौत्र यानी कि इनका पोता अशोक, जो अशोक का पोता जो है दशरथ, वो शासक बनता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम करवाता है। नागार्जुन पहाड़ियों पर वो 3 गुफाएं बनवाता है। कौन कौन सी? गोपी गुफा, लोमशी गुफा और बर्तिका गुफा। ये तीनों गुफाएं जो हैं वो दशरथ बनाते हैं नागार्जुन पहाड़ियों पर। और उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो बृहद्रथ होता है, जो कि अंतिम मौर्य शासक होता है। और 180 ईस्वी के आसपास इसी का एक ब्राह्मण सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ की हत्या करके इस पूरे मौर्य वंश का कर देता है अंत और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है शुंग वंश। तो इस तरह से इतना महान साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसके बाद उसमें एक महान राजा अशोक हुए और उस वंश का भी अंत हो गया जिसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। अंतिम राजा कौन रहेगा मौर्य वंश का? बृहद्रथ। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इस वंश का अंत होना जो है वो अशोक के टाइम पीरियड से ही हो गया था। जब अशोक ने धम्म की नीति अपनाई तो वो खुद भी धार्मिक कार्यों की तरफ डिवोटी हो गया और इसने जितने भी सुरक्षा के कार्य थे या फिर सेना की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, सुरक्षात्मक कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते जो है वो राजा अशोक की डेथ के बाद ये वंश ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। 40 से 50 साल तक ही राजा अशोक के बाद इसने शासन किया और उसके बाद इस वंश का
अंत हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने मौर्य वंश के इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ लिया इन दोनों वीडियोज़ में, और इसमें हमने देखा कि अशोक का कितना कंट्रीब्यूशन था मौर्य वंश में और किस तरह से उसने एक अलग से धम्म नीति की स्थापना की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।